नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आपके साथ हूं मैं लवी नराज। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान की करेंगे। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के दौरान ही अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली है। अमेरिका के 80,000 सैनिक ईरान पर धावा बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। पहले ये सैनिक यमन में हूथी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। वहीं एटमी डील के दूसरे राउंड शुरू होने से पहले ट्रंप ने ईरान को आखिरी वार्निंग दे दी है और वार्निंग इस बात की है कि ईरान बहुत जल्द ही डील नहीं करे, नहीं तो अमेरिका हमले शुरू कर सकता है। ईरान समर्थक हूती पर ट्रंप बमबारी कर रहे हैं। ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को बर्बाद कर डालने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने इजराइल को ईरान पर हमले की इजाजत दे रखी है। ट्रंप एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन ईरान ना तो डर रहा है और ना ही पीछे हट रहा है, ना ही एटम बम बनाना बंद कर रहा है। आखिर ईरान किसके दम से ट्रंप से टकराने का जोखिम उठा रहा है? खाड़ी में जारी अमेरिका का बारूदी तहलका ईरान के लिए सिर्फ तमाशा है। यमन में फट रही सुपर पावर की मिसाइलें ईरान के लिए फिजूल की आतिशबाजी है। लाल सागर में मचल रहे अमेरिकी नेवी के जंगी बेड़ों को ईरान ने मानो खिलौना समझ रखा है। ईरान ने ट्रंप को जिस तरह से टक्कर दी है, जिस तरह उनसे हर बात मनवा ली है, उससे खामनेई का रुतबा बढ़ चुका है। अली खामनेई को धमकी दे रहे ट्रंप उनकी हर बात मानने पर अब तक मजबूर हुए हैं। ईरान ने ट्रंप की सीधी बातचीत की बार बार की वार्निंग को हवा में उड़ाकर एक बार फिर से तीसरे देश की मध्यस्थता में एटमी डील पर बात करने के लिए मना लिया है। अमेरिका और ईरान दूसरे दौर की एटमी वार्ता का नया स्टेज तलाश रहे हैं। मुमकिन है दूसरी बैठक ओमान में ही हो। सूत्रों ने दावा किया है कि ईरान रोम में भी अमेरिका से सेकेंड राउंड की बात कर सकता है, लेकिन ये तो तय है कि ट्रंप फिर से बैकफुट पर गए हैं। ईरान ने उन्हें फिर से ट्रैप में फंसा लिया है। ईरानी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि ईरान ने परमाणु कूटनीति को नया मोड़ दे दिया है। ईरान नुआंसेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ट्रंप से खाड़ी के सभी देशों से परमाणु हथियार खत्म करने की मांग रख दी है। इस मांग के पीछे ईरान का मकसद इजराइल के एटमी प्रोग्राम पर ब्रेक लगाना है। अमेरिका के साथ हुई बैठक में ईरान ने इजराइल के एटम बमों का दांव चला है। उसने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजराइल के पास फिलहाल 90 एटम बम हो सकते हैं। हालांकि इजराइल इस दावे को ना तो स्वीकार करता है और ना ही इससे इंकार। ऐसे में इजराइल के पास कितने एटम बम हैं, इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है, मगर ये बात पक्की है कि इजराइल एटमी पावर है। ईरान इसी शर्त पर ट्रंप से परमाणु समझौते को तैयार होगा जब इजराइल से सारे एटम बम छीन लिए जाएं। ईरान की डिमांड ने ट्रंप का माथा ठनका दिया है। उन्होंने डायरेक्ट धमकी देकर कहा है कि बहुत जल्द ईरान पर एक्शन शुरू हो सकता है। An update on Iran? Well, we're going to be doing it very shortly. Iran also, it was another way. I met with a different group of people in Iran, and we'll be making a decision on Iran very quickly. ट्रंप के तेवर सख्त हैं तो ईरान भी कम नहीं। ईरान के राष्ट्रपति पहले ही साफ कर चुके हैं कि अमेरिका ने अगर ईरान के एटमी साइट पर हमला किया तो 100 के बदले 1000 परमाणु अड्डे बना लिए जाएंगे। اینا ما رو تهدید میکنن که مثلا میایم چه اون مرکز اتمی شما رو میزنیم، نه تنزو کجا رو میزنیم، اصلا تو بیا او بزن تو خیال این مغز بچه هاست اونجا رو ساخته. 100 تا از اینا بزنی 1000 تا میسازن این بچه ها. اینا رو نمیتونی بزنی. ईरान के रुख से ये भी आशंका जताई जाने लगी है कि ट्रंप से पहले खामनेई हमले का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ये हमले इजराइल के परमाणु प्रोग्राम के सर्वनाश तक हो सकते हैं। इजराइल के एटम बमों की लोकेशन कहां है? अगर ईरान ने एटमी साइटों को निशाना बनाया तो कितनी तबाही होगी? इसके अनुमान ने सुपर पावर को परेशान कर दिया है। उधर ईरान ने दूसरे राउंड की बात के लिए लोकेशन को
ओमान से बदलने की बात भी उजागर कर दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने जानकारी के साथ सारी समस्या की जड़ सुपर पावर अमेरिका को बता डाला है। ایران هیچ وقت مانعی بر سر راه همکاری اقتصادی سرمایه‌گذاری طرف‌های مقابل نبوده. این مشکل خود آمریکاست که با وضع قوانین پیچیده و متراکم چند لایه شهروندان خودش رو محروم کرده از هر گونه مراوده اقتصادی با ایران. ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, उसे अपनी शर्तों पर एक से दूसरे देश एटमी डील के लिए बुला रहा है। ट्रंप ये सब चुपचाप कितने दिन सहेंगे कहना मुश्किल है। उधर इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज की रिसर्च ने ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर दी है। INSS की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो खामनेई की ताकत बढ़ जाएगी। अमेरिका ने अगर ईरान से एटमी डील की तो वो 2015 में हुई डील जैसी होगी जिसे ट्रंप ने ही तोड़ा था। अमेरिका ईरान के साथ डील होने से खाड़ी में इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश खतरे में पड़ जाएंगे। ईरान एक एक चाल सधी चल रहा है। ट्रंप से इजराइल के एटम बमों को छीन लेने की डिमांड के मायने क्या हैं, इसे समझना होगा। ईरान की मिलिट्री पावर इजराइल पर भारी है। ईरान मिसाइलों के मामले में इजराइल पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। ईरान के कट्टर समर्थक लड़ाका ग्रुप भी इजराइल को कई मोर्चों पर युद्ध में उलझाते हैं। ऐसे में इजराइल के पास एटम बम भी नहीं रहा तो उसे ईरान को हराने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो क्या ईरान ट्रंप से डील ना होने पर इजराइल की परमाणु साइटों को दहला सकता है? कहां है इनकी लोकेशन? एटॉमिक आर्काइव के मुताबिक इजराइल की कुल 7 न्यूक्लियर साइट हैं। इसमें पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर नेगेव है, जहां प्लूटोनियम प्रोडक्शन के साथ एटमी हथियारों के बुनियादी ढांचे बनाए जाते हैं। इजराइल का दूसरा बड़ा एटमी गोदाम इलाबुन में है, जहां न्यूक्लियर हथियारों के साथ लैंडमाइंस भी रखी जाती हैं। नेतन्याहू की परमाणु साइट के तौर पर कफर जखारिया का नाम लिया जाता है, जिसे परमाणु मिसाइलों का बेस बताया जाता है। अमेरिका के तर्ज पर बनी इजराइल की परमाणु प्रयोगशाला के तौर पर नाहल सोरेक है, जहां हथियारों के डिजाइन पर काम होता है। इसके अलावा योडेफेट और तिरोश की कथित तौर पर इजराइल का एटमी सेंटर माना जाता है। एक साइट जिसे राफेल कहते हैं, वो इजरायली परमाणु हथियारों की वास्तविक असेंबली की लोकेशन कहा जाता है। ईरान 2 बार इजराइल में घुसकर मिसाइल धमाके कर चुका है। ईरान के पास पूरे इजराइल को बारूद से पाटने की मिसाइलें हैं। ईरान चाहे तो इजराइल के परमाणु अड्डे दहला सकता है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई को ट्रंप पर भरोसा भी नहीं है। खामनेई ने ऐसे लीडर से डील करने से साफ इंकार कर दिया है, जिसने पहले हुए समझौते को तोड़ा है। این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم نه به صورت افراطی بدبین باشیم. اینا بالاخره یه کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و در این قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. तो फिर बात बनेगी कैसे? युद्ध रुकेगा कैसे? इसका एक फॉर्मूला ट्रंप ने और भी सुझाया है। मुमकिन है ईरान इस फॉर्मूले को मान ले। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बयान दिया है कि ट्रंप ईरान के यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित रखने की मांग कर रहे हैं। मतलब ये कि ईरान एटमी प्रोग्राम जारी रख सकता है, मगर इसी शर्त पर कि वो एटम बम बनाने के बारे में कभी ना सोचे। जबकि नेतन्याहू इस मामले में ट्रंप से अलग मांग कर चुके हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान के पास ना तो न्यूक्लियर साइटें हो, ना ही यूरेनियम हो, ना ही परमाणु बम बनाने का कोई सामान। नेतन्याहू ईरान पर लीबिया मॉडल लागू करने की मांग कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि ईरान को अपना एटमी प्रोग्राम पूरी तरह बंद करके एटमी प्रोग्राम का सारा सामान किसी दूसरे देश में शिफ्ट करना होगा। लेकिन ईरान नेतन्याहू के फॉर्मूले पर डील करने को तैयार नहीं है। खामनेई के अंडरग्राउंड एटमी तहखानों में परमाणु मिसाइलें भी रेडी हैं। ऐसे में ईरान बरसों पुरानी अपनी हसरत को एक झटके में मिटा देगा, ये मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। यही वजह है कि अब अमेरिका ने ईरान पर यूरोपीय यूनियन का प्रेशर भी बनाया है।
adopted sanctions for state-sponsored hostage-taking, so 9 individuals were sanctioned. And when it comes to the Iran nuclear talks in Oman, so these are a step in the right direction, because we don't want to see a nuclear weapon developed by Iran. ईरान को एटमी प्रोग्राम पर घेर रहे अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों को ये समझ नहीं आ रहा कि खामनेई की अदृश्य शक्ति क्या है। असलियत यह है कि ईरान के पास रूस और चीन जैसी महाशक्तियों का बैकअप है। पुतिन और जिनपिंग ने ईरान को ट्रंप के आगे सरेंडर से रोक रखा है। दोनों देशों ने ईरान के एटमी प्रोग्राम का समर्थन किया है। रूस और चीन ने ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की डिमांड भी रखी है। रूस और चीन जानते हैं कि अमेरिका एक नए युद्ध में उलझने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। खासकर यूक्रेन और इजराइल के मोर्चे पर जिस तरह अमेरिका की नहीं चली, उससे चीन रूस के हौसले बुलंद हैं। लेकिन हकीकत ये है कि दोनों फ्रंट पर अमेरिका युद्ध में पर्दे के पीछे रहा। अगर अमेरिका जंग में उतरेगा तो वक्त और जज्बात दोनों बदल जाएंगे। सुपर पावर दुश्मन को बेरहमी से मारता है, पहले बम और बारूद से, और जरूरत पड़ने पर एटम बम से भी दहला देता है। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की करते हैं। ज़ेलेंस्की को यह साफ साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन के साथ बहुत बड़ी साजिश होने लगी है। पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फटकार लगाई और युद्ध के लिए सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की को न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया, बल्कि उन्हें पुतिन के साथ लाखों मौत का जिम्मेदार भी बता दिया। लेकिन उससे भी बड़ा खेल F-16 को लेकर हुआ है। F-16 को गिराए जाने की इनसाइड स्टोरी देखकर ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। पहले सूमे पर गिरी पुतिन की बैलिस्टिक मिसाइल, और अब ज़ेलेंस्की ने लिया सूमे का बहुत ही खौफनाक बदला ऐसा कि मॉस्को को भी लगा यूक्रेन ने बहुत बड़ा पलटवार कर दिया है, क्योंकि रूस के अंदर टूट पड़ी ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड, जिसने ऐसा कोहराम मचाया कि ये बहुमंजिला इमारत जलने लगी। एक तरफ सूमे में धमाका जिसमें 35 लोगों की मौत हुई, 117 लोग घायल हुए, और दूसरी तरफ रूस के कुर्स्क में जलती हुई ये बिल्डिंग बहुत ही खतरनाक सिग्नल दे रही है। यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकेगा नहीं, इसकी गारंटी बार बार दी जा रही है। युद्ध तेज होने की गारंटी 100% है। ये हमले बता रहे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन अब नहीं रुकेंगे, यानी ये युद्ध नहीं रुकेगा। हमलों से कोई पीछे नहीं हटेगा, और दुनिया का ये इलाका 2022 से जिस युद्ध में जल रहा है वो युद्ध और भी तेज होगा। सूमे का बदला ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में लिया है। दर्जनों ड्रोन रूस के इलाके में घुसे और एक के बाद एक अपने टारगेट से टकराने लगे। बिल्डिंग जली, गाड़ियां जली। कुर्स्क में आम लोगों पर ऐसा हमला देखकर पुतिन बहुत गुस्से में है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ज़ेलेंस्की ने हमले में करीब 150 ड्रोन से हमला किया। इसमें 109 ड्रोन गिरा भी दिए गए, लेकिन कई कुर्स्क को टारगेट बनाने में कामयाब रहे। ज़ेलेंस्की रूस को कुर्स्क में झटका दे रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को पुतिन से ज्यादा बड़ा शॉक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। सूमे का हमला देखने के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की एक बार फिर भारी बेइज्जती कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की ये युद्ध रोक सकते थे। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की हमेशा उनसे मिसाइल की डिमांड करते रहते हैं। ट्रंप की ये सलाह और उनकी तलखी सूमे में हुए बैलिस्टिक मिसाइल वाले हमले के बाद आई है, यानी युद्ध के लिए ज़ेलेंस्की जिम्मेदार है। ये बात ट्रंप बार बार बताना चाहते हैं। इससे भी ज्यादा ज़ेलेंस्की के लिए ट्रंप के कड़वे शब्द और क्या हो सकते हैं, ये देखकर ज़ेलेंस्की का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। ट्रंप ने आगे कहा कि जब युद्ध किया है तो पता होना चाहिए कि इसे जीतेंगे कैसे। ट्रंप ने कहा कि कोई भी अपने से 20 गुना ज्यादा
ताकतवर देश से नहीं लड़ता और फिर ये उम्मीद भी करता है कि हम उन्हें मिसाइल सप्लाई करेंगे। But that's a war that should have never been allowed to start. And Biden could have stopped it, and Zelensky could have stopped it, and Putin should have never started it. Everybody's to blame. Have you spoken to President Zelensky, sir, about his offer to purchase more Patriot missile batteries? Oh, I don't know. He's always looking to purchase missiles. You know, he's against. Listen, when you start a war, you got to know that you can win the war, right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size, and then hope that people give you some missiles. अपने ओवल ऑफिस में एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को लेकर क्या-क्या कहा है, ये आप देखेंगे तो एहसास होगा कि ट्रंप के तेवर से उनके दुश्मनों से ज्यादा उनके दोस्त सावधान रहना चाहेंगे। इससे पहले 28 फरवरी को जब जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तब भी ट्रंप ने ऐसे ही कटु शब्द जेलेंस्की को सुनाए थे। ये ट्रंप का तरीका है जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। जेलेंस्की और ट्रंप की इस मीटिंग ने साफ कर दिया था कि अब जेलेंस्की के लिए रूस से लड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होने जा रहा है। अब सूमे का हमला देखने के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की पर फिर से कड़वे शब्दों वाली चढ़ाई कर दी है। हालांकि ट्रंप ने पुतिन का जिक्र भी किया, लेकिन ट्रंप के शब्दों से लगा कि इल्जाम सीधे जेलेंस्की पर ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की और पुतिन का युद्ध लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। सवाल है कि क्या ट्रंप पुतिन को क्लीन चिट दे रहे हैं और युद्ध का विलन जेलेंस्की को साबित कर रहे हैं। That war started. There was no way that war should have been allowed to happen, and Biden should have stopped it. And you take a look at Putin. I'm not saying anybody's an angel, but I will tell you, I went 4 years, and it wasn't even a question. He would never. And I told him, "Don't do it. You're not going to do it." जेलेंस्की का पूरा जोर इस वक्त रूस के हमले रोकने पर है। वो समझ चुके हैं कि कुर्स्क का इलाका यूक्रेन के हाथ से निकल चुका है। अब वो सिर्फ पूर्वी यूक्रेन में डॉनबास के आसपास बड़े शहरों को बचा सकते हैं। वो भी तभी मुमकिन है जब उन्हें अमेरिका या नेटो से अच्छे हथियार मिले। इसके लिए जेलेंस्की अलग-अलग फ्रंट पर जाकर अपनी सेना से फीडबैक ले रहे हैं। हालांकि उनके हाथ मायूसी लग रही है, क्योंकि जेलेंस्की की फौज नए-नए हथियार की डिमांड लगातार कर रही है, और ऐसा तभी मुमकिन है जब अमेरिका ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की मदद करे। We truly need it. 10 Patriot systems, the free world has them. What is needed now are political decisions to make them work for peace. We need that result. जेलेंस्की मैदान में तो डटे हुए हैं, लेकिन आसमान में जेलेंस्की की एयरफोर्स को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के जरिए यूक्रेन को डेनमार्क और नीदरलैंड से जो F-16 मिले हैं, वो रूस के लिए आसान टारगेट साबित हो रहे हैं। लेकिन इस खबर में नया पेच आया है। सवाल उठ रहा है कि सूमे के पास गिरा यूक्रेन का F-16 क्या रशियन एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा अमेरिका की बड़ी गलती या फिर जानबूझकर की गई लापरवाही का शिकार हुआ है? इस बात को इस ग्राफिक से समझिए। यूक्रेन का सूमे रूस के बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। जब यहां यूक्रेन का F-16 रूस के टारगेट पर हमले के लिए पहुंचा, तो शुरुआत में नीचे उड़ते हुए उसने रशियन रडार को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हमले के वक्त उसने अपनी ऊंचाई बढ़ाई और तभी वो रूस के इलाके में मौजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नजरों में आ गया। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने फौरन अपनी मिसाइल दागी और F-16 अपने पायलट समेत खत्म हो गया। सवाल है कि क्या आसपास मौजूद नेटो के टोही विमान S-400 का पता नहीं लगा पाए और यूक्रेन की इंटेलिजेंस को भी S-400 की लोकेशन का कोई आइडिया नहीं था। इस बारे में जेलेंस्की और बड़े-बड़े जनरल बार-बार सोच रहे हैं कि कहीं अमेरिका और नेटो ने उन्हें धोखा तो नहीं दे दिया। जेलेंस्की जानते हैं कि इस वक्त वो एक नहीं बल्कि 2 दुश्मनों से लड़ रहे हैं। पहले है पुतिन और दूसरा दुश्मन है पुतिन और ट्रंप की करीबी, क्योंकि ट्रंप पुतिन के बड़े-बड़े हमलों को लेकर खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। जेलेंस्की का इल्जाम है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मिसाइल छोटे दायरे में नहीं बल्कि बड़े इलाके में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाए।
रूस को किसी भी तरह रोकने के लिए जेलेंस्की ने अब एक और पासा फेंका है। उन्हें उम्मीद है कि सूमे जैसे हमलों को देखकर ट्रंप पिघल सकते हैं। इसलिए जेलेंस्की ट्रंप को यूक्रेन आने का न्योता दे चुके हैं। यानी जब पुतिन का युद्ध तेज हो रहा है, तब जेलेंस्की बड़े बड़े धमाकों को रोकने के लिए ट्रंप को अपनी ढाल बनाना चाहते हैं। जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में ट्रंप से कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप यूक्रेन आइए, यहाँ लोगों और सेना को देखिए, अस्पतालों, चर्च और बच्चों को देखिए। यानी जेलेंस्की एक तरह से जज्बातों का इस्तेमाल करके ट्रंप को पिघलाना चाहते हैं। सवाल है कि क्या ऐसा मुमकिन है? All I can do is try and stop it. That's all I want to do. I want to stop the killing, and I think we're doing well in that regard. I think you'll have some very good proposals very soon. इससे पहले ट्रंप ने सूमे पर हुए हमले को रूस की गलती बताया था। यानी यहाँ भी वो पुतिन की ढाल बनते हुए नजर आए, जबकि पूरी दुनिया में सूमे वाले हमले को लेकर रूस की आलोचना हुई है। हालांकि रूस का दावा है कि सूमे में जिस जगह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ, वहां यूक्रेन की फौज मौजूद थी और उन्हें ही टारगेट किया गया। Факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах, там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого, но